प्राथमिक क्रियाएं। मानव की वे क्रियाएं जो आय उत्पन्न करते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। प्राथमिक क्रियाएं सीधे पृथ्वी के संसाधन जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पर निर्भर हैं। इसमें शिकार, पशुचरण, मत्स्य, वानिकी, कृषि, खनन शामिल है। इस अध्याय में हम भारत में भूमि उपयोग, प्रतिरूप तथा कृषि पर विशेष ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आखेट और भोजन संग्रह। शिकार मुख्य रूप से प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा किया जाता था, जो जीवित रहने के लिए अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर थे। वे पशुओं का शिकार तथा भोजन योग्य पादप एकत्रित कर जीवन निर्वाह करते थे। इसके अलावा अत्यधिक शीत उष्ण जलवायु में रहने वाले लोग शिकार पर निर्भर थे। तटीय समुदाय मछली पकड़ते थे, जो समय के साथ आधुनिक होता गया। अवैध शिकार ने कई प्रजातियों को खतरे में डाल दिया। परिणाम स्वरूप वन्यजीव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है, जिसमें उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली और दक्षिणी निम्न अक्षांश क्षेत्र, अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी किनारे, दक्षिण पूर्व एशिया के आंतरिक भाग शामिल हैं। कुछ संग्रह गतिविधियां बाजार उन्मुख हैं। संग्राहक पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग करके विभिन्न उत्पादों के लिए पौधों को संसाधित करते और बेचते हैं। उदाहरण के लिए कुनैन, टैनिन, अर्क, कॉर्क के लिए प्रयुक्त छाल आदि। पेय पदार्थ, औषधि, मानव सौंदर्य, रेशे, छप्पर, वस्त्र के लिए सामग्री की आपूर्ति हेतु पत्तियों का उपयोग। भोजन के रूप में उपयोग किए जाने वाले मेवे और तेल, पेड़ के तने की रबर, बलाटा, गोंद, रेजिन आदि प्राप्त होते हैं। इस प्रकार भोजन संग्रह आखेटक प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं, जो विभिन्न स्तरों और विभिन्न रूपों में की जाती है। हालांकि सीमित पूंजी निवेश और निम्न तकनीकी उपयोग के कारण प्रति व्यक्ति उपभोग कम तथा अधिशेष बहुत कम या शून्य होता है। वैश्विक स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है तथा कृत्रिम उत्पाद के प्रभुत्व के कारण यह विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकता है। कृषि उत्पाद कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता प्रदान करते हैं तथा विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय वनों में संग्राहकों द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं का स्थान ले लेते हैं। पशुचरण पशुओं को पालतू बनाने की एक प्रथा है। विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में लोगों ने स्थानीय पशुओं को चुना और उन्हें पालना शुरू किया। भूगोल और तकनीकी क्षेत्रों से प्रभावित होकर वर्तमान समय में पशुपालन निर्वाह या व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। जलवासी पशुचरण या चरवाहा खानाबदोश जीवन यापन की एक पारंपरिक क्रिया है। चरवाहे भोजन, वस्त्र, आश्रय, औजार, परिवहन के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं। वे चरवाहे और जल की उपलब्धता के आधार पर अपने पशुओं के साथ घूमते हैं। प्रत्येक जलवासी समुदाय की एक परंपरा के रूप में एक विशिष्ट क्षेत्र होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पशु पाले जाते हैं। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में मवेशी अत्यधिक आवश्यक हैं। सहारा और एशिया मरुस्थलों में भेड़, बकरियां, ऊंट पाले जाते हैं। तिब्बत और एंडीज जैसे पहाड़ी इलाकों में याक, लामा तथा आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है। जलवासी पशुचरण तीन प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख है। उत्तरी अफ्रीका में मंगोलिया और मध्य चीन तक मुख्य क्षेत्र, यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण पूर्व
दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और मेडागास्कर क्षेत्र। प्रवासन और ऋतु प्रवास। ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय चारागाहों की ओर तथा शीतकाल में पर्वतीय चारागाहों से मैदानी क्षेत्रों की ओर प्रवास की प्रक्रिया को ऋतु प्रवास कहा जाता है। चरवाहे क्षैतिज रूप में विशाल दूरी तक या ऊर्ध्वाधर रूप में ऊंचाइयों के बीच प्रवास करते हैं। उदाहरण के लिए गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया हिमालय में प्रवास करते हैं। चलवासी पशुचारण की संख्या घट रही है तथा उसका क्षेत्र सिकुड़ रहा है। उदाहरण के इसका कारण राजनीतिक सीमाओं में देशों द्वारा नई बस्तियां बसाने की योजना है। वाणिज्यिक पशुधन पालन। वाणिज्यिक पशुधन चलवासी पशुचारण की तुलना में अत्यधिक संगठित और पूंजी प्रधान है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी संस्कृतियों से जुड़ा है, जो बड़े फार्मों या क्षेत्रों पर किया जाता है। नियंत्रित पशुचारण के लिए क्षेत्रों को कई भागों में विभाजित किया जाता है। पशुचारण का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए पशुओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है। एक ही प्रकार के पशु जैसे भेड़, गाय, बकरी, घोड़े के पालन में विशेषता बनाए रखी जाती है। मांस, ऊंट, खाल, चमड़े जैसे उत्पादों का वैज्ञानिक प्रसंस्करण कर उन्हें वैश्विक स्तर पर निर्यात किया जाता है। प्रजनन, आनुवंशिकी, रोग नियंत्रण और पशु स्वास्थ्य सहित वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है। वाणिज्यिक पशुपालन संबंधी प्रमुख देशों में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूएसए शामिल है। भू संसाधन तथा कृषि। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। भूमि संसाधन का कुशल और सतत उपयोग समग्र विकास के लिए आवश्यक है। यहाँ हम सबसे पहले भूमि संसाधनों, भूमि के वर्गीकरण और भूमि में इसकी बदलती प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम भारतीय कृषि के विस्तृत अध्ययन के साथ इन भूमि संसाधन और कृषि के बीच अंतर संबंध का विश्लेषण करेंगे। भू उपयोग वर्गीकरण। भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। भू उपयोग संवर्गों का योग कुल प्रतिवेदन रिपोर्टिंग क्षेत्र के बराबर होता है, जो भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न है। भारत की प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है। भू राजस्व अभिलेखों में भू उपयोग वर्गीकरण इस प्रकार है। वन क्षेत्र। इस वर्गीकरण में वन वृद्धि के लिए सीमांकित क्षेत्र शामिल है, जो जरूरी नहीं कि वास्तविक वन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हों। अनुपजाऊ और बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत भूमि, जिसमें बंजर पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थलीय भूमि और खड्ड शामिल है, जो कृषि के लिए अनुपयुक्त गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। इस वर्गीकरण में बस्तियों, ग्रामीण और शहरी बुनियादी ढांचे, सड़क, नहरें आदि उद्योगों और दुकानों के लिए प्रयुक्त भूमि शामिल है। स्थायी चारागाह क्षेत्र। यह आमतौर पर गांव की पंचायत या सरकार के स्वामित्व में होता है और इसका एक छोटा हिस्सा निजी स्वामित्व में होता है। विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। इसमें मुख्य रूप से निजी स्वामित्व वाले उद्यान और फलदार वृक्ष वाली भूमि शामिल है। कृषि योग बंजर भूमि 5 वर्षों से अधिक समय तक परती बिना खेती छोड़ी गई भूमि को पुनः कृषि के लिए उपयोग लाया जा सकता है। वर्तमान परती भूमि 1 कृषि वर्ष या उससे कम के लिए बिना कृषि के छोड़ी गई भूमि, जिसमें यह प्राकृतिक रूप से उर्वरता प्राप्त कर सके। पुरातन परती 1 से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय तक बिना कृषि की गई भूमि यदि 5 वर्ष से अधिक समय तक बिना कृषि रहित छोड़ दी जाए तो वह कृषि योग्य बंजर भूमि बन जाती है। निवल बोया गया क्षेत्र। यह भूमि क्षेत्र जहाँ फसलें बोई और काटी जाती हैं। भू राजस्व अभिलेख उपयुक्त वर्गीकरण को दर्शाते हैं, जो भारत में भूमि उपयोग परिवर्तन और संसाधन प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन के कारक
किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाओं और कृषि दबाव से प्रभावित होता है। आर्थिक विकास, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती आय स्तर और विकसित होती प्रौद्योगिकी के साथ अर्थव्यवस्था बढ़ती है, जिससे भूमि पर दबाव पड़ता है तथा सीमांत भूमि उपयोग में आ सकती है। आर्थिक संरचना में परिवर्तन, तृतीयक क्षेत्र कृषि की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं, इसमें जिससे भूमि का कृषि से गैर कृषि उद्योगों में स्थानांतरण होता है। मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों के आसपास यह स्थानांतरण अधिक देखने को मिलता है। निरंतर कृषि दबाव, सकल घरेलू उत्पाद में घटती भागीदारी के बावजूद कृषि पर निर्भर जनसंख्या में धीमी गिरावट और भोजन की बढ़ती आबादी के कारण कृषि क्षेत्र को निरंतर भूमि दबाव का सामना करना पड़ता है। भारत में भूमि उपयोग परिवर्तन 1950 से 51 से 2014-15 स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि उपयोग के कई संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। गैर कृषि उपयोग में वृद्धि, बदलती आर्थिक संरचना, औद्योगिक विकास और शहरी विस्तार के कारण गैर कृषि भूमि उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। वनावरण में वृद्धि, वन क्षेत्र में वृद्धि मुख्य रूप से वन भूमि के सीमांकन के कारण है, न कि वास्तविक वन आवरण में वृद्धि के कारण। वर्तमान परती भूमि में वर्षा और फसल चक्रण के कारण उतार चढ़ाव बना रहता है। निवल बोए गए क्षेत्र कृषि के लिए बंजर भूमि के उपयोग के कारण निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जिससे धीमी गति से होने वाला निम्नीकरण उलट गया है। निम्नीकरण में उपजाऊ और बंजर भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, चारागाह तथा वृक्ष फसलें एवं परती भूमि शामिल है, जिसके कारण मुख्य रूप से कृषि और अतिक्रमण का दबाव है। भारत में भूमि उपयोग के अनुपात में परिवर्तन 1950 से 51 में वन क्षेत्र 17 था 1950 से 51 में, जो कि अब 14-15 में 23.3 हो गया। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि 1950 से 51 3.2 थी, 3.2% थी। 2014-15 में 8.7%। बंजर व व्यर्थ भूमि 13.4 थी, जो कि 5.5 हुई। स्थायी चारागाह भूमि 2.3 थी, 3.3 हो चुकी हैं। और फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र 1950 से 51 में 6.9% थे, जो कि अब 1% हुए हैं 2014-15 में। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि 8% थी, अब 4% हो गई है। वर्तमान परती के अतिरिक्त परती भूमि 6.1% थी, 3.6% बची। परती भूमि 3.7% थी, 4.9% बची। निवल बोया गया क्षेत्र 1950 से 51 में 41.7% था, जो कि अब 2014-15 में 45.5% है। उपयुक्त परिवर्तन भारत में आर्थिक विकास, शहरीकरण, कृषि पद्धति के बीच जटिल गतिशीलता को दर्शाते हैं। तालिका में कृषि योग्य भूमि की संरचना है। कृषि योग्य बंजर भूमि 1950 से 51 में 8% थी, 2014-15 में 4% हो गई। पुरातन परती भूमि 6.1%, 3.6 बची। वर्तमान परती भूमि 3.7 थी, 4.9 बची। निवल बोए गए क्षेत्र 41.7% था, जो 45.5% बचा। समस्त कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत साझा संपत्ति संसाधनों का प्रबंधन। साझा संपत्ति संसाधन राज्य के स्वामित्व में होते हैं और समुदाय द्वारा उपयोग किए जाते हैं। साझा संपत्ति संसाधन CPR चारागाह, चारा, ईंधन, अन्य संसाधन प्रदान करते हैं, जो भूमिहीन, हाशिए पर स्थित किसान, विशेषकर महिलाओं की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। CPRs में सामुदायिक वन, चारागाह भूमि, गांव के जल निकाय और सामूहिक रूप से प्रबंधित सार्वजनिक स्थान शामिल हैं। इस प्रकार भारत में भूमि प्रबंधन के पिछले
पिछले कुछ दशकों में व्यापक परिवर्तन हुए, जिसका मुख्य कारण भारत की बढ़ती जनसंख्या। भारत में इन भूमि संसाधनों और कृषि के बीच संबंधों का विश्लेषण करें। भारत में कृषि भूउपयोग, कृषि में फसलें, फल, सब्जियां, फूल लगाना, पशुधन पालन। भारत में लगभग 50% लोग कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं। इसलिए भूमि कृषि के लिए महत्वपूर्ण है और ग्रामीण आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि भूमि की गुणवत्ता सीधे कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व का सामाजिक महत्व या सुरक्षा प्रदान करता है तथा सामाजिक स्थिति को बढ़ाता है। कल्चर, कृषि एग्रीकल्चर, रेशम, सेरीकल्चर, मत्स्य पालन, पिसीकल्चर, अंगूर खेती, विटीकल्चर, बागवानी खेती, हॉर्टिकल्चर। कृषि मृदा पर खेती करने, फसल उगाने, पशुपालन करने का विज्ञान और कला, इसे फार्मिंग भी कहा जाता है। सेरीकल्चर, रेशम कीट का व्यावसायिक पालन, ये किसानों की आय में वृद्धि कर सकता है। पिसीकल्चर, विशेष रूप से निर्मित टैंकों, तालाबों, मछलियों का प्रजनन। विटीकल्चर, अंगूर की खेती। हॉर्टिकल्चर, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फल उगाना। कृषि योग्य भूमि में निवल बोया गया क्षेत्र, परती भूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि शामिल है। भारत में निवल बोया गया क्षेत्र का विस्तार अब करने में अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय सीमाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसका कारण भूमि बचत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। ऐसी प्रौद्योगिकी का उद्देश्य प्रति इकाई क्षेत्र में फसल की उपज और प्रति इकाई क्षेत्र में कुल उत्पादन बढ़ाना है, जिससे भूमि उपयोग सघनता को बढ़ावा मिलता है। उच्च फसल तीव्रता, सीमित भूमि का कुशलतापूर्वक उपयोग करके और ग्रामीण बेरोजगारी को कम करके भारत में लाभान्वित होती है। प्रस्तुत में फसल सघनता CI बराबर GCA/NSA/100। भारत कृषि के प्रकार फसलों के लिए जल के मुख्य स्रोत के आधार पर कृषि को मुख्यतः सिंचित और वर्षा आधारित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सिंचित कृषि सुरक्षात्मक या उत्पादक हो सकती है। इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उद्देश्य फसलों में मृदा आर्द्रता की नमी फसलों को मृदा आर्द्रता की कमी से बचाना या उच्च उत्पादकता प्राप्त करना। वर्षा आधारित कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है। इसे आगे शुष्क भूमि और आर्द्र भूमि कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। शुष्क भूमि कृषि उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, तथा आर्द्र भूमि कृषि उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां वर्षा ऋतु के दौरान अधिक वर्षा होती है। कृषि के अन्य प्रकार, निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि किसान परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए की जाती है। परंपरागत रूप में कम उत्पादन के लिए निम्न स्तर की तकनीकी और घरेलू श्रम का उपयोग किया जाता है। इसमें कृषि क्षेत्र स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाले अधिकांश या सभी उत्पादों का उपयोग कर लेते हैं। इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है: आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि इस तरह की कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, अफ्रीका, दक्षिण या मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया में जनजातियों के बीच सामान्य है। इसे स्थानांतरित कृषि स्लैश एंड बर्न शामिल है, जिसमें आग से वनों को साफ करना पड़ता है। इसमें मृदा की उर्वरता बढ़ती है। इसमें लाठी और कुदाल जैसे आदिम औजारों का उपयोग किया जाता है। मिट्टी 3 से 5 वर्ष के बाद अपनी उर्वरता खो देती है, जिसके कारण यहाँ से स्थानांतरण करना पड़ता है। भारत में स्थानांतरित कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में झूमिंग, मणिपुर में पामलोऊ, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दीपा, मध्य प्रदेश में बेवार या दहिया, आंध्र प्रदेश में
पोडू या पेंडा, उड़ीसा में पामा, डाबी या कोमन या ब्रिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वर्ले या वालत्रे, हिमालय बेसाल्ट में खिल, झारखंड में कुरुआ आदि। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भी इसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए मध्य अमेरिका या मैक्सिको में मिल्पा, इंडोनेशिया या मलेशिया में लड़ांग, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, वियतनाम में रे आदि। गहन निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि घनी आबादी के क्षेत्र में की जाती है। इसमें दो प्रकार हैं। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, इसमें चावल की फसल की प्रधानता उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण छोटी भूमि जोत, पारंपरिक श्रम का उपयोग और मशीनरी का सीमित उपयोग किया जाता है। इसमें भूमि का व्यापक उपयोग होता है। इसके अलावा मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई क्षेत्र उपज अधिक होती है, लेकिन श्रम उत्पादकता कम होती है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, यह कृषि चावल के लिए अनुपयुक्त क्षेत्रों में की जाती है। गेहूं, सोयाबीन, जौ, ज्वार जैसी फसलें उगाई जाती है। मोटे अनाजों की कृषि चावल प्रधान कृषि की तरह ही की जाती है, लेकिन इसके लिए अक्सर सिंचाई की आवश्यकता होती है। सघन कृषि घनी आबादी वाले विकासशील देशों में सामान्य है, जबकि वाणिज्यिक कृषि वाणिज्यिक कृषि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि यूरोपीय लोग ने कृषि के अन्य रूपों की शुरुआत की जो लाभ उद्देश्यों से निर्देशित थे। उदाहरण के लिए वाणिज्यिक कृषि, बागवानी कृषि आदि। कृषि का यह रूप मध्य अक्षांशों में अर्धशुष्क भूमि के आंतरिक क्षेत्रों में किया जाता है। गेहूं मुख्य फसल है, लेकिन मक्का, जौ, जई और राई जैसे अन्य अनाज भी उगाए जाते हैं। खेत आमतौर पर बड़े आकार के होते हैं, जिनमें जुताई से लेकर कटाई तक के कार्य मशीनीकृत तरीके से किए जा सकते हैं। इन बड़े पैमाने के संचालन में मशीनीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यद्यपि प्रति एकड़ उपज कम है, लेकिन मशीनीकरण और व्यापक भूमि उपयोग के कारण कृषि में प्रति व्यक्ति उपज अधिक है। यह मशीनीकृत कृषि दो प्रकार की होती है। व्यावसायिक कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च उपज वाली बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों जैसी आधुनिक लागतों पर निर्भर करती है। व्यवसायीकरण का परिमाण क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए हरियाणा, पंजाब में चावल व्यावसायिक फसल है, लेकिन उड़ीसा में यह निर्वाह फसल है। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज की कृषि यूरेशियाई मैदानों, कनाडाई और अमेरिकी प्रेरी, अर्जेंटीना के पम्पास, दक्षिण अमेरिका के वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदानों जैसे क्षेत्रों में सबसे अच्छी तरह से विकसित है। बागवानी कृषि, इसमें एक ही फसल को बड़े पैमाने पर उगाना शामिल है। बागवानी कृषि के लिए अत्यंत पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है तथा उपज का उपयोग उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। भारत में महत्वपूर्ण बागवानी फसलों में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला शामिल है, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल एवं कर्नाटक जैसे क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बागवानी विकास के लिए एक सुविकसित परिवहन और संचार के
संचार नेटवर्क महत्वपूर्ण है। मिश्रित कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में पाई जाती है, जैसे उत्तर पश्चिम यूरोप, पूर्वी उत्तर अमेरिका, यूरेशिया के कुछ भाग तथा दक्षिण महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांश। इन कृषि क्षेत्रों का आकार मध्यम होता है। आमतौर पर इसमें गेहूं, जौ, जई, राई, मक्का, चारा तथा जड़ वाली फसलें उगाई जाती हैं। चारा फसलें मिश्रित कृषि के लिए महत्वपूर्ण तथा फसल चक्र और अंतर फसल जैसी प्रथाएं मृदा की उर्वरता बनाए रखने में मदद करती हैं। ये फसल की खेती पशुपालन को संतुलित करती हैं, जिसमें मवेशी, भेड़, सूअर, मुर्गी पालन आय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मिश्रित कृषि में कृषि मशीनरी और बुनियादी ढांचे में पर्याप्त पूंजी निवेश, रासायनिक उर्वरकों तथा हरी खाद का व्यापक उपयोग शामिल है। इसलिए एवं इसके लिए कुशल विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। सहकारी कृषि खेती को कृषि का संगठनों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें किसान अपने खेतों के मालिक होते हैं। सरकार की विभिन्न नीतियाँ इन संगठनों के संचालन में मदद करती हैं। सहकारी कृषि में किसान अधिक फसल और लाभदायक कृषि के लिए संसाधनों को एकत्रित करने हेतु एक समिति बनाते हैं। व्यक्तिगत कृषि क्षेत्र बने रहते हैं तथा कृषि दृष्टिकोण कृषि में सहयोग को बढ़ावा देता है। सहकारी समितियां किसानों को आवश्यक इनपुट प्राप्त करने, अनुकूलन शर्तों पर उत्पाद बेचने तथा कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने में सहायता करती हैं। यह शताब्दी से भी अधिक पूर्व प्रारंभ हुए इस आंदोलन को डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली जैसे पश्चिम यूरोपीय देशों में सफलता मिली। भारत में फसल ऋतुएं हैं। देश में उत्तरी और आंतरिक भागों में 3 अलग फसल ऋतुएं खरीफ, रबी, जायद। खरीफ ऋतु मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के अनुरूप है, जो जून से अक्टूबर तक होती हैं। इस ऋतु में चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर जैसी उष्णकटिबंधीय फसलों की कृषि की जाती है। रबी फसल ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है और मार्च अप्रैल में समाप्त होती है, जिसमें गेहूं, चना, सरसों जैसे समशीतोष्ण और एवं उष्णकटिबंधीय फसलों की कृषि की सुविधा मिलती है। जायद एक छोटी अवधि की ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है, जो रबी फसलों की कटाई के बाद शुरू होती है। इस ऋतु में सिंचित भूमि पर तरबूज, खीरे, सब्जियां, चारा फसलों की कृषि की जाती है। भारतीय कृषि ऋतु में खरीफ जून से सितंबर। उत्तरी भारत में चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, तूर। दक्षिणी भारत में चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली। रबी फसल अक्टूबर से मार्च में। उत्तरी भारत में गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ। दक्षिण भारत में चावल, मक्का, रागी, मूंगफली। जायद फसल अप्रैल से जून में। उत्तरी भारत राज्य में वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा फसलें। दक्षिणी राज्य में चावल, सब्जियां, चारा फसलें। भारत की प्रमुख फसलें। देश के विभिन्न भागों में मृदा, जलवायु, कृषि के प्रकारों में भिन्नता के आधार पर विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। खाद्यान्न फसलों में मुख्य रूप से अनाज, दालें, तिलहन। गैर खाद्यान्न फसलों में कपास, जूट आदि शामिल हैं। इसके साथ चाय, कॉफी, गन्ना जैसे अन्य बागानी फसलें भी उगाई जाती हैं। खाद्यान्न फसलें भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलें प्रमुख है तथा भारत के कुल फसल क्षेत्र के लगभग 2/3 भाग पर पाए जाते। खाद्यान्नों की संरचना के आधार पर उन्हें अनाज और दालों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उत्तम अनाज। भारत में कुल फसली क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर अनाज उगाए जाते हैं। भारत विश्व के कुल अनाज का लगभग 11% उत्पादन करता है तथा उत्पादन में चीन अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है।
भारत में विभिन्न प्रकार के अनाजों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें उत्तम अनाज है उत्तम अनाज चावल, गेहूँ, स्थूल अनाज या मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि शामिल हैं। चावल, गेहूँ जैसे उत्तम अनाज बहुसंख्यक भारतीय आबादी के मुख्य खाद्यान्न हैं। चावल या धान भारत में एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो कुल फसल क्षेत्र के लगभग 1/4 भाग पर उगाई जाती है। भारत विश्व भर में चावल उत्पादन में 22.07% का योगदान देता है, जो वर्ष 2018 में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। यह एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र की फसल है और मुख्य रूप से भारत में खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। चावल उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब प्रमुख हैं। पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल के चावल की पैदावार अधिक होती है। पश्चिम बंगाल में किसान चावल की 3 फसलें उगाते हैं। उन्हें औस, अमन, पोरो कहा जाता है। गेहूँ एक रबी फसल है और चावल के बाद भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। भारत विश्व में गेहूँ उत्पादन 2017 में लगभग 12.8% उत्पादन करता है। कुल गेहूँ की कृषि का लगभग 85% क्षेत्र देश के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में केंद्रित है। अग्रणी गेहूँ उत्पादक राज्यों में यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान शामिल हैं। स्थूल अनाज या मोटे अनाज भारतीय कृषि में भी इनका बहुत महत्व है। ये कठोर फसलें हैं जिन्हें कठिन परिस्थितियों में उगाया जाता है तथा इनमें उच्च पोषण मूल्य होता है। उदाहरण के लिए ज्वार, बाजरा, रागी आदि। ज्वार कुल फसल क्षेत्र के लगभग 16.5% पर उगाई जाती है। महाराष्ट्र अकेले देश के कुल ज्वार उत्पादन का आधे से अधिक भाग उत्पादन करता है। ज्वार के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। दक्षिणी राज्यों में इसे रबी दोनों मौसमों में बोया जाता है। हालांकि यह मुख्य रूप से उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है, जहां इसे ज़्यादातर चारे की फसल के रूप में उगाया जाता है। विंध्याचल के दक्षिण में यह एक वर्षा आधारित फसल है तथा इस क्षेत्र में इसकी उपज का स्तर अपेक्षाकृत कम है। बाजरा उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत में गर्म एवं शुष्क जलवायु में उगाया जाता है। यह शुष्क मौसम और सूखे के प्रति प्रतिरोधी फसल है। इसे कुल फसल क्षेत्र के लगभग 5.2% भाग पर इसे उगाया जाता है। प्रमुख उत्पादक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा है। राजस्थान में पैदावार कम है, लेकिन सूखा प्रतिरोधी किस्मों और विस्तारित सिंचाई के कारण हरियाणा और गुजरात में पैदावार बढ़ रही है। मक्का मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन बिहार जैसे कुछ स्थानों पर रबी के मौसम में भी उगाई जाती है। इसे अर्ध शुष्क परिस्थितियों में निम्न गुणवत्ता वाली मृदा में कुल फसल क्षेत्र में लगभग 3.6% भाग पर उगाया जाता है। पंजाब, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में को छोड़कर पूरे भारत में इसकी कृषि की जाती है। प्रमुख उत्पादक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। अन्य मोटे अनाजों की तुलना में अधिक उपज होती है। विशेषकर दक्षिणी राज्यों में अनाज के अलावा दालें, तिलहन भी भारत में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण खाद्य फसलें हैं। दालें फलीदार फसलें होती हैं जो शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मृदा की उर्वरता में सुधार करती हैं। मुख्य रूप से दक्कन, मध्य पठार और उत्तर पश्चिमी भारत की शुष्क भूमियों में संकेंद्रित है। ये कुल फसल क्षेत्र के लगभग 11% भाग पर उगाई जाती है। वर्षा आधारित कृषि के कारण इसकी पैदावार कम और उतार चढ़ाव वाली होती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य दालें चना और तुअर, अरहर हैं। चने की खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, मुख्य रूप से मध्य
पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भाग में रबी की ऋतु के दौरान इसकी कृषि की जाती है। इसे न्यूनतम सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह कुल फसल क्षेत्र का लगभग 2.8% क्षेत्र कवर करता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान इसके मुख्य उत्पादक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र हैं। सिंचित क्षेत्र में भी कम और असंगत पैदावार होती है। तुअर तूर अरहर मध्य और दक्षिणी राज्यों के शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित परिस्थितियों में सीमांत भूमि पर उगाया जाता है। भारत के कुल फसल क्षेत्र के लगभग 2% हिस्से पर इसकी कृषि की जाती है। महाराष्ट्र इसका अग्रणी उत्पादक राज्य है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश का स्थान आता है। इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है और उपज की असंगतता पाई जाती है। तिलहन का उत्पादन खाद्य तेल निकालने के लिए किया जाता है। तिलहन का उत्पादन कुल फसल क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर किया जाता है। मुख्य तिलहन फसलें मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, रेपसीड, सरसों हैं। भारत मूंगफली की कुल वैश्विक मात्रा का लगभग 18.8% भाग उत्पादित करता है। यह शुष्क भूमि में वर्षा आधारित खरीफ फसल तथा दक्षिणी भारत में रबी मौसम की फसल है, जो कुल फसल क्षेत्र का लगभग 3.6% भाग पर कवर करता है। प्रमुख उत्पादक राज्य संघ राज्य क्षेत्र गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र है। रेपसीड और सरसों में राई, सरसों, तोरिया, तारामीरा जैसे कई तिलहन शामिल है। यह एक उपोष्णकटिबंधीय फसल है जिसकी कृषि रबी के मौसम में की जाती है। यह पाले के प्रति संवेदनशील है, जिसकी पैदावार में उतार चढ़ाव होता रहता है। प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश हैं। अन्य तिलहन में सोयाबीन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। सूरजमुखी की कृषि मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में की जाती है। रेशेदार फसलें वस्त्र, बैग, बोरी, अन्य वस्तुओं के लिए सामग्री प्रदान करते हैं। मुख्य रेशेदार फसलें कपास, जूट, रेशम हैं। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खरीफ मौसम में उगाई जाती है। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। इसका क्षेत्र कुल फसली क्षेत्र का लगभग 4.7% है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। जूट का उपयोग मोटे कपड़े, बैग, बोरियों, सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इसका उत्पादन कुल फसल क्षेत्र के 0.5% पर होता है। भारत विश्व में लगभग 60% जूट का उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल और देश के अन्य आसपास पूर्वी इलाकों में एक नगदी फसल है। इसका मुख्य उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। रेशम हरी पत्तियों, विशेष रूप से शहतूत पर पलने वाले रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम के रेशे के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालने को सेरीकल्चर कहा जाता है। अन्य फसलें में गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसकी खेती बड़े पैमाने पर सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। ये कुल फसल क्षेत्र का लगभग 2.4% क्षेत्र को कवर करता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों में इसकी कृषि की जाती है तथा महाराष्ट्र, दक्षिणी राज्यों में इसकी पैदावार अधिक होती है। वर्ष 2018 में ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। चाय एक बागवानी फसल है जिसका उपयोग पेय पदार्थों के रूप में किया जाता है। काली चाय की पत्तियां किण्वित होती हैं, जबकि हरी चाय की पत्तियां किण्वित नहीं होती हैं। यह पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। वैश्विक चाय उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। असम चाय का एक प्रमुख उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु
कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय बागानी फसल है। इसमें बीजों को भूनकर पीसकर पेय पदार्थ तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉफ़ी की 3 मुख्य किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका। इसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में पश्चिमी घाट के ऊंचे इलाकों में उगाया जाता है। भारत वैश्विक कॉफ़ी उत्पादन का 3.1% भाग उत्पादित करता है। कर्नाटक कुल कॉफ़ी उत्पादन का 2/3 से अधिक उत्पादन करता है। भारत में बेहतरीन गुणवत्ता वाली अरेबिका कॉफ़ी प्रमुख है। रबर का महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है। यद्यपि रबर आमतौर पर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर उगाया जाता है, लेकिन इसमें भारत के उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी जगह बना ली है। रबर की खेती के लिए आर्द्रता परिस्थितियों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु शामिल है। प्रमुख रबर उत्पादक क्षेत्रों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो हिल्स शामिल हैं। कृषि संबंधी प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो डेयरी फार्मिंग अत्यधिक पूंजी और श्रम प्रधान कार्य है जो दुधारू पशुओं के पालन पर केंद्रित है। इसमें पशु शेड, चारा भंडारण, आहार, दूध निकालने की मशीनरी और पशु चिकित्सा देखभाल के महत्वपूर्ण निवेश शामिल है। यह कृषि कार्यों के विपरीत वर्ष भर संचालित होता है तथा स्थानीय बाजारों तक आसान पहुंच के लिए आमतौर पर शहरी और औद्योगिक केंद्रों के पास स्थित होता है। परिवहन, प्रशीतन, पाश्चुरीकरण, संरक्षण विधियों में प्रगति ने डेयरी उत्पादकों की देर तक बने रहने की क्षमता बढ़ा दी है। वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग के 3 मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी यूरोप, कनाडा, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया जिसमें न्यूजीलैंड और तस्मानिया शामिल हैं। भूमध्य सागरीय कृषि यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों या राष्ट्रों में की जाने वाली अत्यधिक विशिष्ट व्यावसायिक कृषि है जो ट्यूनीशिया से लेकर अटलांटिक तट तक फैली हुई है। यह दक्षिण कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी की जाती है। यह क्षेत्र खट्टे फलों के उत्पादन तथा अंगूर की खेती में उत्कृष्टता रखता है। इस क्षेत्र में अद्वितीय स्वाद के साथ विश्व की कुछ बेहतरीन वाइन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर किया जाता है। इसके अतिरिक्त निम्न गुणवत्ता वाले अंगूरों को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि में जैतून और अंजीर की खेती भी शामिल है। इस प्रकार की कृषि का एक लाभ यह है कि शीत ऋतु के दौरान फलों और सब्जियों जैसी मूल्यवान फसलों का उत्पादन होता है, जिसमें यूरोपीय एवं उत्तरी अमेरिकी बाजारों में इसकी उच्च मांग पूर्ण हो जाती है। बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि, हॉर्टिकल्चर में फलों और सब्जियों की खेती की जाती है, जिसमें भारत का प्रमुख स्थान है। इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी, मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश बिहार की चीली और अमरूद, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट जैसे उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण फलों का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत में विभिन्न सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। वर्ष 2018 में भारत विश्व स्तर पर फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था, जो देश के कृषि की विविधता एवं महत्व को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त इसके लिए गहन श्रम और पूंजी, सिंचाई, हाई यील्ड वैरायटी, HYV बीज, उर्वरक, कीटनाशक, ग्रीन हाउस गैस की उपलब्धता तथा ठंडे प्रदेशों के तापमान आदि की आवश्यकता होती है। उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी अमेरिका, भूमध्य सागर की घनी आबादी वाले औद्योगिक क्षेत्रों में यह प्रमुख है। उदाहरण के लिए यूरोपीय बाजारों के लिए ट्यूलिप की खेती से नीदरलैंड उत्कृष्ट है।
इसे इसे ट्रक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें जिसमें सब्जी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और इन सब्जियों को ट्रकों के माध्यम से अतिशीघ्र शहर पहुंचाया जाता है। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री फार्मिंग, कारखाना कृषि, सावधानीपूर्वक पशुपालन, नस्ल चयन, वैज्ञानिक प्रजनन के साथ किया जाता है, जिसमें सुविधाओं, मशीनरी, पशु चिकित्सा सेवाओं एवं प्रकाश व्यवस्था के लिए में महत्वपूर्ण पूंजी निवेश शामिल है। भारत में कृषि का विकास। स्वतंत्रता पूर्व भारत कृषि मुख्यतः आजीविका पर आधारित थी। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उसे भूखे और अकाल जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विभाजन के दौरान सिंचित भूमि का एक महत्वपूर्ण भाग पाकिस्तान चला गया, जिसमें स्वतंत्र भारत की सिंचित भूमि का अनुपात कम हो गया। स्वतंत्रता पश्चात सरकार ने नकदी फसलों में खाद्य फसलों की ओर रुख करके मौजूदा भूमि हर फसल उत्पादन को बढ़ाकर तथा प्रति भूमि को कृषि क्षेत्र के अंतर्गत लाकर खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। इस रणनीति के शुरू से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन 1950 के दशक के अंत में यह स्थिर हो गया। इससे निपटने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP शुरू किया गया, लेकिन 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 वर्षों तक सूखे के कारण खाद्य संकट पैदा हो गया। विशिष्ट राज्यों के सिंचित क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ गेहूं, चावल की उच्च उपज वाली किस्मों की शुरुआत ने हरित क्रांति को जन्म दिया, जिससे भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। हालांकि हरित क्रांति की शुरुआत में सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित थी, जिसमें क्षेत्रीय समुदाय पैदा हुए। 1980 के दशक में कृषि जलवायु विभाजन के माध्यम से वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि की समस्या का समाधान करने के प्रयास किए गए। कृषि के विविधीकरण तथा डेयरी फार्मिंग, कुक्कुट पालन, बागवानी, पशुपालन और जलीय कृषि के विकास पर बल दिया गया। 1990 के दशक में उदारीकरण मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की नीति ने भारतीय कृषि के विकास के दिशा में को प्रभावित किया। भारत में कृषि की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए निम्नलिखित 2 उदाहरणों पर विचार करें, जिसमें भारत USA में कृषि गतिविधियों की तुलना की गई। भारत का एक खेत उत्तर प्रदेश में छोटे किसान मुन्ना लाल के पास 1.5 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि है। वे विशेषज्ञों की सलाह से उच्च उपज वाले बीजों का उपयोग करते हैं, अपने खेतों में गेहूं, चावल, दालें उगाते हैं, आसपास के बाजारों में बेचते हैं। वे खुदाई के लिए ट्रैक्टर किराए पर लेते हैं, पास के ट्यूबवेल में सिंचाई करते हैं। उनका पूरा परिवार कृषि से जुड़ा है। वे भैंस, मुर्गियों भी पालते हैं तथा दूध बेचते हैं एवं एक सहकारी समिति के भी सदस्य हैं। अमेरिका में एक खेत का औसत आकार भारतीय खेत से बहुत बड़ा है। अमेरिका में एक सामान्य खेत का आकार लगभग 250 हेक्टेयर है। लोवा नामक एक किसान के पास 300 हेक्टेयर कृषि भूमि है। यह मक्का, सोयाबीन, गेहूं, कपास और चुकंदर जैसी फसलों पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही मृदा परीक्षण प्रौद्योगिकी के उपयोग के साक्ष्य सूक्ष्म कृषि करता है। जिसके अलावा यह ट्रैक्टर और आधुनिक उपकरणों के साथ मशीनीकृत कार्य करता है, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग करता है, स्वचालित अनाज भंडारण एवं विपणन का उपयोग करता है। इस प्रकार यह अपने खेत को एक व्यवसाय फार्म के रूप में संचालित करता है। कृषि उत्पादन और प्रौद्योगिकी में वृद्धि। उत्पादन और उपज में वृद्धि। पिछले 5 दशकों में कृषि उत्पादन और प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। चावल, गेहूं, गन्ना, तिलहन, कपास जैसी फसलों के उत्पादन तथा उपज में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। सिंचाई की भूमिका। कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सिंचाई का विस्तार महत्वपूर्ण रहा है। इसने उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और कृषि मशीनरी को अपने सहित आधुनिक
कृषि पद्धतियों का मार्ग प्रशस्त किया है। देश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। प्रौद्योगिकी का तीव्र अंगीकरण, आधुनिक कृषि तकनीक देश के विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र गति से फैल रही। 1960 के दशक में देश में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 15 गुना बढ़ा है, जिसमें कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि की समस्याएं, भारतीय कृषि उत्पादकता और किसानों की आजीविका को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कृषि अनियमित मानसून की निर्भरता, भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है। यह केवल 33% कृषि योग्य भूमि ही सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आती है। राजस्थान जैसे क्षेत्रों में कमजोर मानसून और वर्षा प्रतिरूप में उतार चढ़ाव के कारण सूखा एवं बाढ़ संबंधी समस्याएं आती हैं, जिसमें फसल उत्पादन प्रभावित होता है। निम्न उत्पादकता, चावल, गेहूं, कपास, तिलहन सहित भारतीय फसलों की पैदावार अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में कम है, जिसका आंशिक कारण भूमि संसाधनों पर जनसंख्या का अधिक दबाव और वर्षा आधारित क्षेत्रों, विशेष रूप से शुष्क भूमि में पैदावार कम होती है। वित्तीय बाधाएं और ऋणग्रस्तता, आधुनिक कृषि के लिए महंगे इनपुट की आवश्यकता होती है, जिसमें से छोटे और सीमांत किसान अक्सर वहन नहीं कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप कई लोग संस्थानों और साहूकारों से ऋण लेते हैं, जिससे ऋणग्रस्तता बढ़ जाती है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कृषि को अधिक विशिष्ट, स्थायी, पारिश्रमिक और जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए स्थान विशिष्ट एकीकृत समग्र कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर एवं उपयुक्त मृदा और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है। सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY जैसी योजनाओं के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। भूमि सुधारों का अभाव, ऐतिहासिक शोषण से उपजा असमान भूमि वितरण, भूमि सुधारों के अप्रभावी कार्यान्वयन के कारण अभी भी मौजूद है, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां जमींदारों का संगठन मजबूत है। ब्रिटिश काल के दौरान प्रचलित तीन राजस्व प्रणालियों अर्थात महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में से अंतिम प्रणाली किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी थी। जोत का छोटा आकार और विखंडन, भारत में छोटे सीमांत फसलों की संख्या काफी अधिक है तथा जनसंख्या दबाव के कारण भूमि जोत लगातार कम होती जा रही है। भूमि जोत अक्सर विखंडित होती है, जिसमें से आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं होती है। सीमांत व्यवसायीकरण, बड़ी संख्या में किसान अपने स्वयं के उपयोग के लिए फसल उगाते हैं। मुख्य रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में, सिंचित क्षेत्रों में व्यवसायीकरण और आधुनिकीकरण अधिक प्रचलित है। अत्यधिक बेरोजगारी, भारत में कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक बेरोजगारी, विशेष रूप से असिंचित क्षेत्र में, जिसमें मौसमी बेरोजगारी होती है। कृषि योग्य भूमि का क्षरण, दोषपूर्ण सिंचाई और कृषि पद्धतियों के कारण भूमि क्षरण हुआ है। क्षारीयता, लवणीकरण, भूजल भराव, अत्यधिक कीटनाशकों तथा रसायनों के उपयोग जैसी समस्याओं ने मृदा की उर्वरता को कम कर दिया है और मृदा आधारित क्षेत्रों में भी मानवीय गतिविधियों के कारण मिट्टी का क्षरण और निम्नीकरण होता है। कृषि सुधार, उपयुक्त समस्याओं के व्यापक समाधान के लिए सरकार द्वारा विभिन्न तकनीकी और संस्थागत उपाय शुरू किए गए हैं। समूहीकरण, भूमि जोतों को समेकित करने और किसानों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं। जमींदारी उन्मूलन, न्याय संगत भूमि वितरण सुनिश्चित करने के लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। भूमि सुधार कानून बनाए गए हैं, हालांकि उनका कार्यान्वयन अलग-अलग था। हरित क्रांति, प्रौद्योगिकी अंगीकरण से प्रेरित हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना था। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड डेयरी उत्पादन और वितरण पर केंद्रित है। व्यापक भूमि विकास, 1980 से 90 के दशक
में संस्थागत और तकनीकी सुधारों को मिलाकर एक कृषि भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत का किसान पोर्टल कृषि संबंधी किसी भी जानकारी की तलाश के लिए किसान पोर्टल किसानों के लिए एक मंच है। किसानों की बीमा, कृषि भंडारण, फसलों विस्तार गतिविधियों, बीजों, कीटनाशकों, कृषि मशीनरी आदि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। वर्गों, बाजार मूल्य, पैकेज और प्रथाओं, कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं के विवरण भी दिए गए हैं। मिट्टी की उर्वरता भंडारण, बीमा से संबंधित ब्लॉक का स्तर विवरण, दक्षिण प्रशिक्षण आदि एक इंटरैक्टिव मानचित्र में उपलब्ध है। उपयोगकर्ता फॉर्म फ्रेंडली हैंडबुक, योजना दिशा निर्देश आदि को डाउनलोड कर सकते हैं। फसल बीमा, प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध फसल बीमा शुरू किया गया है। ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों ने किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया है। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना का उद्देश्य किसानों को ऋण प्रदान करना था। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, इसका उद्देश्य किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना। सूचना के बेहतर प्रसार के लिए रेडियो और टेलीविजन पर मौसम बुलेटिन तथा कृषि कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। MSP, सरकार ने किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए महत्वपूर्ण फसलों के लिए MSP की घोषणा की है। भूदान और ग्रामदान, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा भावे ने भारत में भूदान आंदोलन शुरू किया। उन्होंने यह आंदोलन आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में शुरू किया था। यह कुछ गरीब भूमिहीन ग्रामीणों ने अपने आर्थिक कल्याण के लिए कुछ भूमि की मांग की थी। शुरुआत के तौर पर श्री रामचंद्र रेड्डी ने 80 भूमिहीन ग्रामीणों के बीच 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की थी। इस अभियान को भूदान के नाम से जाना जाता था। बाद में उन्होंने पूरे भारत में यात्रा की और अपने विचारों का व्यापक रूप से विस्तार किया। कई गांवों के मालिकों तथा कुछ जमींदारों ने गांवों को भूमिहीनों में वितरित करने की पेशकश की। इसे ग्रामदान के रूप में जाना जाता था। हालांकि कई भूमि स्वामियों ने हदबंदी अधिनियम के डर से अपनी भूमि का कुछ हिस्सा गरीब किसानों को देने का विकल्प चुना। विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। खनन खांचियों के निष्कर्षण की प्रक्रिया है। मानव विकास में ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग के चरणों में देखा गया है, जो खनिजों की खोज उपयोग को चिन्हित करते हैं। प्रारंभ में खनिजों का उपयोग औजार, बर्तन, हथियार आदि बनाने के लिए किया जाता था। हालांकि खनन का वास्तविक प्रयोग औद्योगिक क्रांति के दौरान किया गया था। तब से इसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है। खनन को प्रभावित करने वाले कारक में खनन की लाभप्रदता को दो मुख्य कारकों में निर्भर करती हैं। भौतिक कारक, इसमें निक्षेप का आकार, ग्रेड, प्राप्ति का तरीका आदि शामिल हैं। आर्थिक कारण में इसमें खनिज की मांग, प्रौद्योगिकी, बुनियादी अवसंरचना, पूंजी, श्रम और परिवहन लागत आदि शामिल है। खनन की गतिविधियां, खनन के लिए दो प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है, जो मुख्यतः खनिज अयस्क की विशेषताओं के कारण अपनी प्रकृति में भिन्न है। धरातली खनन, ओपन कास्ट माइनिंग, धरातल की निकट उपस्थित खनिजों के लिए आदर्श। यह एक लागत प्रभावी विधि है जिसमें उच्च और त्वरित उत्पादन होता है। भूमि तथा कूपन खनन, सॉफ्ट मेथड। यह अयस्क गहराई में स्थित हो तो इस विधि में ऊर्ध्वाधर शाफ्टों को खोदकर खनिज निष्कर्षण और परिवहन के लिए गैलरी बनाई जाती है और गैसों, आग, बाढ़
गुफा घुसने जैसे संभावित खतरों के कारण अधिक जोखिम रहता है। खनन की बदलती प्रवृत्तियां, श्रम लागत संबंधी चिंताओं के कारण विकसित अर्थव्यवस्थाएं खनन, प्रसंस्करण और शोधन से दूर हो रही हैं। इस बीच पर्याप्त श्रम, बेहतर जीवन स्तर की आकांक्षाएं वाले विकासशील देश प्रमुख भागीदार बने हैं। उदाहरण, कई अफ्रीकी, दक्षिण अमेरिकी, एशियाई देश अपनी आधी से ज़्यादा आय खनिज अर्थव्यवस्था से प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष रूप में कहें तो बढ़ती जनसंख्या की मांगों को पूरा करने के लिए शिकार, संग्रहण, खनन, मुख्य रूप से कृषि जैसी प्राथमिक गतिविधियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चूंकि विश्व की अधिकांश जनसंख्या पूरे कृषि पर निर्भर करती है, इसलिए विकासशील और विकसित दोनों क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा, सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी भूमि उपयोग तथा आधुनिक कृषि पद्धतियां आवश्यक हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली में रेड कॉलर प्राथमिक गतिविधियों में संलग्न लोगों को उनके कार्यों की प्रकृति के कारण रेड कॉलर कामगार कहा जाता है। फसल सघनता, इसे एक निश्चित कृषि वर्ष में एक किसान द्वारा एक ही खेत में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने का एक अन्य साधन है। स्वर्ण क्रांति, इसका संबंध शहद और बागवानी के उत्पादन में वृद्धि से है। दुधारू पशु, दूध देने वाले पशुओं को दुधारू पशु के रूप में जाना जाता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट शामिल है। जैविक कृषि, एक प्रकार की कृषि में रसायनों के बजाय जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक संशोधन नहीं किया जाता है। खाद्य सुरक्षा, ऐसा कहा जाता है कि यह अस्तित्व में आता है जब सभी लोगों को हर समय सक्रिय स्वस्थ जीवन के लिए अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं तथा खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो।